So, good afternoon, everyone. Today, we are going to start the first chapter of social science history, the rise of nationalism in Europe. अब ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें से हमें फर्स्ट चैप्टर दिया गया है। जो लेसन में से फर्स्ट लेसन है, थोड़ा इजी भी है समझने में। तो कोई भी लेसन जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके चैप्टर की हेडिंग समझते हैं, द राइज ऑफ। तो राइज से पता चलता है कि कोई ना कोई चीज उत्थान हो रही है, कोई चीज आ रही है, बढ़ने वाली है, कोई चीज नई चीज आ रही है। तो राइज से हमें समझ जाता है, जैसे सनराइज होता है तो सन उठ रहा है, तो सन की किरणें हर जगह जाती है तो हमें सन दिखाई पड़ता है। तो वैसे ही ये जो यूरोप, पता है यूरोप नाम की जगह है, वहां पे ये जो राष्ट्रवाद मतलब ये जो नेशनलिज्म है, ये कैसे आया, वो कैसे यूरोप से अलग अलग पार्ट्स में हो गया, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना है, हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, नेशनलिज्म इन इंडिया कि कैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो एक ये नेशनलिज्म की भावना कैसे है, तो ये जो नेशनलिज्म की भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना है, कहीं ना कहीं पहले यूरोप से आई थी। तो ये यूरोप से पूरे दुनिया भर में स्प्रेड हुई थी। तो ये समझना हमें जरूरी है कि जो राष्ट्रवाद है, ये जो नेशनलिज्म है, वो कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे वो पहले स्टार्ट हुआ यूरोप में। तो इसलिए ये चैप्टर हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो ये नेशनलिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इस लेसन में नहीं दी है, तो नेक्स्ट लेसन में दी है। लेकिन मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि नेशनलिज्म क्या है। तो एक टाइप की फीलिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक टाइप कि हम कौन है। जैसे मैं बोलूँ, चल तुम नागपुर में बैठे हो और हमें एक दिल्ली के किसी व्यक्ति से तुम कैसे कनेक्टेड हो, तो तुम क्या बोलेंगे कि हम वी आर इंडियन, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। क्यों? हम इंडियंस है, हम इंडियन भाईचारे में बिलीव करते हैं, फ्रेटर्निटी में बिलीव करते हैं। तो वैसे ही उस बंदे को तुम लोग जानते भी नहीं हो, उस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम लोगों में कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन आता है क्योंकि तुम लोग इंडियन हो। तो वैसे ही कि हम लोगों के मन में भावना चेंज करना। पहले के जमाने में क्या होता था, जाति भेदभाव था, रिलीजियस भेदभाव था, तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करते थे। आज मैंने ना तुमको बताया कि वो कौन सा रिलीजन का है, ना कास्ट का है, ना क्या है, लेकिन बस बता दिया कि वो एक दिल्ली में रहता है, तो समझ गया कि वो हमारे इंडियन है, तो एक कनेक्टिविटी बैठ गई। तो लोगों के ये भावनाओं में चेंज करना कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, और वो कैसे दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो हु डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो कैसे एक दूसरे को बिलोंग करती है, ये जो फीलिंग होती है, यही फीलिंग हमारी नेशनलिज्म है। तो इस लेसन में हम लोग वही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट पेज पे ही हमें पेंटिंग दी है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो ये जो पेंटिंग थी वो एक्चुअली फ्रेडरिक सोरियो ने की थी इन ईयर 1848। तो एक पेंटिंग की सीरीज थी, 4 पेंटिंग्स उसमें की गई थी बाय फ्रेडरिक सोरियो, वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो उस सीरीज में से ये एक पेंटिंग है। तो देखो, लिख रहा है ये। तो ये फर्स्ट प्रिंट है उसका, 1848 में किया गया था। अब देखो, ये जो फ्रेडरिक सोलियो था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने अपनी क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन दिखाया गया। तो इसको समझने से पहले यहाँ पे 2 कीवर्ड्स दिए, वो हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा एब्सोल्यूटिस्ट। अगर हम लोग लिटरल मीनिंग में जाए, एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग क्या है, एक गवर्नमेंट है जो रूलिंग कर रही है अपने पे, उनके पावर पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब जो वो चाहे वो अपने मन से कर सकती है, कोई इसको देखने वाला नहीं, कोई इसको क्वेश्चन करने वाला नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा एब्सोल्यूटिस्ट पार्ट। और यूटोपियन मतलब क्या होता है, एक सोसाइटी जो इतनी ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा हम आइडियलिस्टिक, हम जैसे मानते हैं ना साइंस में, आइडियल फ्यूल, आइडियल गैस, लेकिन एकदम जो आइडियल, जो सब चीज में अच्छा, ऐसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वैसे ही ये जो उटोपियन विजन है, वो इतना ज्यादा अच्छा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये हो गया हमारा उटोपियन। तो यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग, इस चैप्टर में जो मोनार्की है, जो पहले की मोनार्की थी, वो सेंट्रलाइज सिस्टम होती थी, मिलिट्री का यूज करती थी अपनी बात मनवाने के लिए, और रिप्रेसिव थे, मतलब दबाव क्रिएट करती थी लोगों पे। तो वो रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है, समझो। तो 2 वर्ड है, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म, कोई कंट्रोल नहीं है, और यूटोपियन एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत ज्यादा अच्छी है, और इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जो बेस्ट सोसाइटी है वो कैसी दिखनी चाहिए, वहां पे दिखाया गया है। तो पेंटिंग में तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मेन और वुमेन दिखाए गए हैं, अलग अलग, देखो एज के हैं, अलग अलग सोशल क्लास के। देखो यहाँ पे
छोटे से लेकर बड़े एज के सब दिख रहे हैं, अलग अलग क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, सब दिख रहे हैं। और वो एक लाइन बना के क्यू में ऐसा चल रहा है एक के पीछे। और यहाँ पे आ जाती है हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दिख रहा होगा, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे ये लोग इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आते हैं तो वो उसको ऐसे होमेज, एक श्रद्धा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको से ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि आपने जो कि अच्छा किया। अब उसके हाथ में देखो, ये टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है कि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड कि जो पहले के जमाने में पता है ना, यूरोप में हमने पिछले साल भी पढ़ा है 1791 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे मेन को राइट दिए गए थे मेजरली। तो वैसे ही जो राइट्स ऑफ मैन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये अलग अलग लोग लाइन में मार्च कर रहे हैं, दिख रहा होगा पूरा, पूरी लाइन बनी है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक ऑफर कर रहे हैं, अपना होमेज मतलब ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि वो लोग अभी एनलाइटन हो चुके हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। क्योंकि जो एनलाइटमेंट थिंकर थे, फिलोसोफर्स थे, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते, ज्ञान प्रोवाइड करते थे, विजडम। तो वैसे यहाँ पे दिखाया गया। अब इस पेंटिंग में हम लोग को अलग अलग देश के लोग दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि हर एक का कॉस्ट्यूम देखो अलग है, और हर एक के देखो हाथ में फ्लैग अलग है। ये फ्लैग अलग है, ये फ्लैग अलग है, ये फ्लैग अलग है। देखो कॉस्ट्यूम इसका अलग है, इनका अलग है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये डिफरेंट इसके लोग हैं। उसके बाद देखो, इस पेंटिंग को क्रॉस कौन कर चुके हैं? यूएस और स्विट्जरलैंड। यूएस और स्विट्जरलैंड उसको क्रॉस कर चुके हैं। अ, तो उसका मीनिंग क्या है? वो लोग नेशन स्टेट्स बन चुके, नेशन बन चुके थे। और देखो जस्ट यहाँ पे कौन पहुंचे, नेशन स्टेट हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे क्या होगा। तो ये जो लोग जस्ट पहुंचे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, तो ये है पीपल ऑफ फ्रेंच, फ्रांस के लोग हैं यहाँ पे। जैसे तुमको पता होगा 7 8 9, हम लोगों ने 1798 का फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है। तो 1789 में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फिर। तो वो दिखा रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो लोगों को आइडिया आ गया, वो लिबर्टी वगैरह लाइक प्रिंसिपल्स वो समझ गए थे, तो वो लोग जस्ट नेशन स्टेट बन गए हैं। और उसके बाद देखो, फ्रांस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उनके हाथ में ट्राई कलर रेवोल्यूशनरी फ्लैग है, पता है तुमको, ब्लू व्हाइट रेड उनके सिंबल्स थे। उसके बाद देखो पीपल ऑफ जर्मनी दिखाया गया है, दिख रहा है, ब्लैक रेड और गोल्डन कलर का फ्लैग है। अब एक ताज्जुब की बात है कि उस समय में कोई ऐसा जर्मनी नाम का देश था नहीं। तो उनको लगता है कि जर्मनी एक देश होना चाहिए, जो छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज है, छोटे छोटे एरियाज है जहाँ पे जर्मन लोग रहते हैं, वो मिलकर एक जर्मन आइडेंटिटी वाला एक देश होना चाहिए। तो 1848 जो साल था जब ये पेंटिंग बनाई गई थी, तब लिबरल रेवोल्यूशन चालू था। 1848 जर्मन रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला। अगर थर्ड यूनिट में दिया है, अपन पढ़ेंगे सामने, किसने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा। तो ये तब का फ्लैग है। तो वो उसके ड्रीम था कि ऐसा देश होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम लोग सामने देखो तो यहाँ पे हमें ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ सिसिलिस, फिर लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के अलग अलग लोग दिख रहे हैं। ऊपर देखो, जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं हमें, सेंट्स दिख रहे हैं। तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को भी, तुम लोग जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करना चाहिए। और अब ऐसा है कि ये लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लोग चीज लिखे हैं फ्रैटर्निटी, फ्रैटरनाइट लिखा है, फ्रैटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन भाईचारा बोलते थे। बराबर है, पढ़ा है पिछले साल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में। हम्म। तो लोगों के बीच में फ्रैटर्निटी होनी चाहिए। इसी पेंटिंग में अगर हम लोग देखें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कुछ बिखरे हुए शैटर्ड कुछ पीसेस दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, पुराने जमाना के जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की थी, जो अपने मन से काम करती थी, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं था, लोगों का सोचते नहीं थे। तो जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की वो भी तबाह हो चुकी है, और अभी नेशनलिज्म का दौर आ चुका है, ये उसको दिखाया जा रहा है।
अब देखो, इस पेंटिंग को उटोपियन पेंटिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि एक तो ये उसका ड्रीम था कि ऐसा कोई होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी, फ्रेडरिक सोरियो का। और ये इतना ज्यादा अच्छा है कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बताओ, बिना कोई इसके लड़ाई झगड़े के या बिना कोई डिफरेंसेस के तो सोसाइटी रहेगी ही नहीं। तो ऐसे बेस्ट सोसाइटी होना तो उसका बस एक ड्रीम था। तो अगर हम लोग नोट्स में देखें, तो देखो, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखा है, मैन वुमेन सारी एज के, एक लॉन्ग ट्रेन में होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जो एक फीमेल फिगर है। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, चार्जर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है। नीचे बिखरे हुए एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के पीसेस हैं, जो एब्सोल्यूटिज्म को खत्म करके नेशनलिज्म चालू हो गया, वो बता रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कौन पार कर चुके हैं? यूएसए और स्विट्जरलैंड, जो नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस जस्ट पहुंचा है, रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग है, लीड कर रहे हैं। फिर जर्मनी के ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग दिखाया है। जर्मनी देश नहीं था, 1840 लिबरल रेवोल्यूशन का फ्लैग था, जैसे बताया था। वो लोग चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन सारी रीजन्स को मिलाकर एक जर्मनी नाम का देश बनना चाहिए। बाकी के लोग हैं, क्रिस्ट, सेंस, एंजल, सब लोग गेज अप ऑन करे कि ये चीज बहुत अच्छी है, आशीर्वाद दे रहे, फ्रैटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नेशन स्टेट होता क्या है? तो लोगों के बीच में जो नेशनलिज्म की भावना फैल रही थी, तो ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, उन्होंने यूरोप की पॉलिटिक्स से लेकर यूरोप का जो मेंटालिटी थी, लोगों की सोच थी रिगार्डिंग द देश क्या होना चाहिए, नेशन स्टेट क्या होता है, हम कैसे कनेक्टेड है, पूरा लोगों के बीच में जो भावना थी वो भी चेंज कर दो, पॉलिटिक्स में तो चेंज आया ही है। लेसन तुम लोग जब पढ़ोगे तब समझोगे पहले की मोनार्की कैसे थी, अभी की कैसे होगी। तो जो नेशनलिज्म था यूरोप में, वो आया क्यों? ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स, नेशन स्टेट्स बने, इसलिए नेशनलिज्म आया। तो पहले मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, मतलब राजा, राजा का बेटा या उसकी बेटी फिर राज करेंगी, फिर उसका कंटिन्यूशन चल रहा था। तो कोई कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर, वो जो चाहते थे अपने मन से कर लेते थे, लोगों का ज्यादा ध्यान में रखते थे। ये सब चीजें अब खत्म होने वाली है। आज के जमाने के मॉडर्न स्टेट्स क्या है? हमारे पास सेंट्रलाइज पावर होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे पास, सोविडियन कंट्रोल होता है। सोविडियन का मीनिंग पता है? हम अपने रूल्स खुद बना सकते हैं, खुद खुद रूलिंग कर सकते हैं। कोई फॉरेन वो लोग अपने को आके नहीं बताएंगे कि हमें अपना देश कैसे चलाना है, बराबर है? तो वी आर सोवेरियन कंट्रोल। तो ये सेंट्रलाइज पावर लाने के लिए, सोवेरियन कंट्रोल लाने के लिए टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। तो चैप्टर में हमें नेशन स्टेट क्या बोला है कि मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन्स, नॉट ओनली द रूलर, मतलब जो रूलर ही नहीं, उनके सिटीजन्स, उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, कुछ कॉमननेस होनी चाहिए। क्या कॉमननेस हो सकता है? एक तो शेयर्ड हिस्ट्री हो सकती है, शेयर्ड डिसेंट हो सकता है। तो डिसेंट मतलब हेरिटेज, एक शेयर्ड हेरिटेज होना चाहिए उनमें। नहीं तो होता क्या था, जैसे हम इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स वगैरह रहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स रूल करने आ गए, उनका अलग आइडेंटिटी है, हमारी अलग आइडेंटिटी है, तो क्लैशेस होंगे, कैसे रूल करेंगे। और पिछले साल भी तुम लोगों ने पढ़ा था इंडोनेशिया वाला, जो फोर्थ लेसन में, फॉरेस्ट सोसाइटी में, इंडोनेशियंस अलग थे और उनके रूलिंग डच, वो अलग ही थे। और ग्रीस में मेजोरिटी क्रिश्चियन थे, लेकिन रूलिंग ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम थे। तो जिसके कारण थोड़ा सा एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो हम पे रूल कर रहा है, और जो लोग वहां पे रह रहे हैं, तो उनमें कॉमन आइडेंटिटी नहीं रहती थी, जिसके कारण देश अच्छे से प्रोग्रेस करेगा, जरूरी नहीं। तो नेशन स्टेट वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिटीजन और उनकी रूलर्स दोनों में कॉमन आइडेंटिटी होंगी, उनका हिस्ट्री और उनका डिसेंट शेयर्ड होगा। तो कॉमननेस एकदम से आती नहीं है, टाइम लगता है। बहुत लोगों ने इसके पीछे स्ट्रगल किया है, बहुत लीडर्स ने काम किया है, कॉमन पीपल ने काम किया, तब जाकर ये कॉमन आइडेंटिटी आई है, एक गिफ्टेड नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है ये समझना। अब देखो, यहाँ पे सोर्स नंबर ए दिया है, अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज अ नेशन। तो अर्नेस्ट रेनन जो थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन इन ईयर 1882 एक लेक्चर दिया था। तो अर्नेस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, 1823 से 92 उनका पूरा था। तो उन्होंने इस लेक्चर में बताया कि नेशन क्या होता है, व्हाट इज नेशन, यहाँ पे फ्रेंच में भी लिखा है। तो पहले के जमाने के जो लोग थे,
वो लोग क्या बोलते थे कि एक नेशन कैसे बनेगा, एक लैंग्वेज, एक रेस, एक रिलीजन, एक टेरिटरी से एक कॉमन चीज रही तब जाके नेशन बनेगा। लेकिन रेनन ने इसकी निंदा की है कि ऐसा नहीं है। लोग इसके कारण देश नहीं बनाते, देश बनाने के लिए कॉमन पास्ट होना चाहिए, उनका शेयर्ड पास्ट, उनके पास्ट सेम था। जबरदस्ती नहीं की है, सॉलिडिटी, लोगों में यूनिटी है, यूनिटी है तो लोग एक साथ रहेंगे। जबरदस्ती उन पे कोई यूनिटी फोर्स नहीं करेगा कोई। और उनमें एक कॉमन विल है कि वो अभी एक साथ रह सकते हैं। तो ये चार चीजें उसने अपने इस लेक्चर में बताई है। तो मैंने तुमको समरी में बता दिया उसके लेक्चर में क्या बोला गया था, कि एक कॉमन विल होना चाहिए, सॉलिडिटी, शेयर्ड पास्ट होना चाहिए, जबरदस्ती फोर्स यूनिटी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर वो देश बनेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड दिया है प्लेबिसिस। तो प्लेबिसाइट का मीनिंग क्या होता है कि डायरेक्ट वोट। एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ लोग रहते हैं, उनको बोला एक तो इसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। जैसे पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो अलग अलग पार्ट्स को उनको यूनिफाई करना था। तो वैसे अपना गुजरात में एक रीजन था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहां पे एक्चुअली जो रूलर थे वो पाकिस्तान के साथ जाने वाले थे, लेकिन जो लोग थे वो इंडिया के साथ जाने वाले, ऐसा था। तो उनको लगा कि एकदम से इतना बड़ा जो रीजन है हमारे इंडिया का वो पाकिस्तान के साथ चला जाएगा तो इंडिया की सिक्योरिटी पे वो बात आ जाएगी। तो लोगों में वहां पे वोट किया गया और फिर उन्होंने बताया कि उनको इंडिया के साथ जाना, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। वैसे ही एक एग्जाम्पल दिया है। तो वैसे ही प्लेबिसिस एक वोट होता है एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को, एक उनको एक प्रपोज किया गया, एक आइडिया, एक कोई चीज बताएगी, एक तो तुम इसको एक्सेप्ट करो, इसको रिजेक्ट कर दो। एक तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे पर्टिकुलर एक आइडिया को, तो होता है प्लेबिसिस। तो देखो, ये जो नेशन है वो एक कल्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग पास्ट, मतलब जो बहुत सालों से चलती आ रही जो चीजें है, जैसे एंडेवर, मतलब लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत हार्ड ट्राई किया है। लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने डिवोट किया। हमने पढ़ा है ना हमारे देश में बहुत लोग, जो महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने अपनी पूरे जीवन लगा दिया हम लोगों को आजादी दिलाने में, हमारा देश बनाने में। तुम लोगों ने साउथ अफ्रीका पढ़ा पिछले साल, साउथ अफ्रीका में बहुत लोगों ने बहुत अपना स्ट्रेस स्ट्रगल किया, जैसे नेल्सन मंडेला। तो जो नेशन क्या है, ये नेशन लोगों के जो प्रयास है, जो एंडेवर्स है, जो सैक्रिफाइस है, वो डिवोशन है, वो अभी खत्म हो चुका है, तब जाकर हमें आउटपुट मिला है। तो देखो एक हीरोइक पास्ट था, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए पास्ट में, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जैसे हम इंडियन इंडिपेंडेंट एकदम से तो नहीं हुआ, बहुत लोगों ने वहां पे काम किया, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, ग्रेट मैन, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे, तब जाकर ये प्राइड की यूनिटी हम में आई। तो सोशल कैपिटल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि लोगों में एक शेयर्ड मेमोरी है। तो ये मेमोरी जो है वो कोई फिजिकल चीज नहीं है, एक इमोशनली लोगों को कनेक्ट करने का जरिया है। तो यही हमारा पास्ट जो है, जो कि ग्रेट लीडर्स है, ये जो आइडियाज है, यही हमको कनेक्ट कर रहे हैं। तो कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, बहुत अच्छी चीजें पास्ट में की गई थी, प्रेजेंट में हमें कॉमनली कुछ करना पड़ेगा, अच्छे काम हम लोग करेंगे साथ में, और फ्यूचर में ऐसे अच्छे काम करते जाएंगे, हमें कॉमननेस लोगों में लानी पड़ेगी। तो ये चार बेसिक कंडीशन है। कॉमन ग्लोरी इन द पास्ट, पास्ट में अच्छा किया। कॉमन विल इन द प्रेजेंट, हमारे पास विल है कि हम प्रेजेंट में अच्छा कर पाएंगे, लोगों में कॉमननेस ला पाएंगे। ग्रेट डीड्स टुगेदर, अच्छे काम साथ में करेंगे, और इसको फ्यूचर में करते ही जाएंगे। अगर ये चार चीजें हैं, तब जाकर लोग मिलजुल कर एक देश में रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला एक जो नेशन है वो एक लार्ज स्केल सॉलिडिटी है, तो लार्ज स्केल यूनिटी है। हर दिन लोगों को एक प्लेबिसाइड दिया जाता है, एक तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, कि देश होना चाहिए तो देश कैसा होना चाहिए। तो किसी भी प्रोविंस में जो लोग रहते हैं उनके पास अधिकार होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हम देश में रहते हैं तो हमारे पास अधिकार है कि हम लोग कंसल्ट कर सके, जो हमारे जो लीडर्स है उनको हम लोग कंसल्ट कर सके कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो प्रोविंस में जो रहने वाले इनहेबिटेंट्स है, जो वहां पे रहवासी है, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको लोग कंसल्ट करें कि तुम्हारी ये दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कत को सॉल्व करना चाहिए, तो हम लोग है तो हमारे लोग करना चाहिए, कोई दूसरा आके हमें नहीं बताएगा कि हमें अपना देश कैसे चलाना। जो अभी नेशंस है वो किस में इंटरेस्ट है, किसी को जबरदस्ती कोई चीज, कोई एरिया को हड़प लेना, एनेक्स कर लेना, या किसी को किसी एरिया को अपनी इच्छा के अगेंस्ट
ऑक्यूपाई करके रखना, इस पे अभी फोकस नहीं है। अभी देशों का फोकस क्या है कि लोगों को एक साथ लाना है, गुड थिंग्स करने, जो नेसेसिटी है, जो काम की चीज है, उस पर फोकस कर रहे हैं। साथ में वो लोग गारंटी कर रहे हैं कि हम तुमको लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, गारंटी ऑफ लिबर्टी, आजादी प्रोवाइड करेंगे। और अगर ये जो मेन बेसिक चीज आजादी ही अगर हमसे छीन ली जाएगी, जो एक लॉ है हमारा, जो अगर हमसे छीन ली जाएगी, तो तब वो नेशन नहीं बचेगा। नेशन तभी बचेगा जब लोगों को गारंटी ऑफ लिबर्टी, आजादी प्रोवाइड की जाएगी। समझ गया? तो अगर ये आजादी ही नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो वन लॉ वन मास्टर बन जाएगा, एक आदमी अगर रूल करेगा तो काहे की वो नेशन बचेगा लोगों के हित में काम करने वाला। क्योंकि हमने नेशन स्टेट की डेफिनेशन ही देखी, नॉट ओनली द रूलर, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, सब लोग एक दूसरे का कॉमननेस। जब तक हम अपने लीडर के साथ कॉमन फीलिंग शेयर नहीं कर पाएंगे, तब तक वो अप्रोप्रिएट रूलिंग नहीं हो पाएगी। समझा ये तुम लोगों को सोर्स? ये सोर्स मेजरली केस स्टडी के लिए आता है। इस यूनिट से दो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग, उसके फीचर्स, और नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट की डेफिनेशन या 2 या 3 मार्क के लिए आती है, और फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, या फिर इससे एमसीक्यू जा सकते हैं। देखो, सोर्स ऑफ रेनन लेक्चर डिलीवर किया था, व्हाट मेक्स अ नेशन, फेमस ऐसे लिखा था, व्हाट इज नेशन, क्रिटिसाइज किया है लैंग्वेज रिलीजन बेस पे देश बनता है, ये नेशन कैसे बना, एंडेवर सैक्रिफाइस डिवोशन से, एक हीरोइक पास्ट था हमारा, बहुत लोगों ने काम किया जिससे सोशल कैपिटल, एक इमोशनली लोगों को कनेक्ट किया गया, और ये इमोशनल कनेक्शन ही देश का एक बेसिस बन गया। क्या इसेंशियल कंडीशन है? कॉमन ग्लोरीज इन पास्ट, पुराने जमाने में लोगों ने बहुत काम किया है, वैसे हमारे पास विल होनी चाहिए कि हम एक साथ रह सकें, अच्छे काम करें, फ्यूचर में भी करते रहें। नेशन लार्ज स्केल सॉलिडेटरी है, और हर एक उसका एग्जिस्टेंस डेली प्लेबिसाइड पे डिपेंड करता है। डेली लोग देखेंगे, एसेस करेंगे नेशन क्या होता है, और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। प्रोविंस के इनहेबिटेंट्स, जो रहवासी है वहाँ के, उनको कंसल्ट करना जरूरी है। देश अभी एनेक्सिंग और होल्डिंग, जबरदस्ती से कब्जा करना, किसको पकड़ के रखना, कोई रीजन को, उस पर फोकस नहीं करता है। ये लिबर्टी, गारंटी ऑफ लिबर्टी पे फोकस करता है। तो अगर लिबर्टी नहीं मिलेगी तो वन लॉ वन मास्टर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो शेयर्ड पास्ट, कॉमन विल, सॉलिडिटी एंड नो फोर्स यूनिटी, ये मेजर कंक्लूजन हमें मिलता है फ्रॉम द अर्नेस्ट रेनन सोर्स। आई होप सो अब ये बात क्लियर हो गई है, तुमको समझ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझे तुम लोग पर्सनली मैसेज कर देना, या फिर कॉल करके पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।